हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बिहार एग्जाम क्रैक पर। मैं आपके लिए प्राचीन भारत के इतिहास की मैराथन क्लास लेकर आया हूं। इस क्लास में हम 1992 से अब तक जो भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखेंगे। यह क्लास आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे यूपी पुलिस, बिहार एसएससी, आरओ एआरओ, यूपी पीएससी और बीपीएससी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास का पहला टॉपिक है भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ। तो पहला प्रश्न है, मध्य पाषाणिक स्थल कौन से हैं? मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में सजाना है। ठीक, पश्चिम से पूर्व का क्रम है। तो पश्चिम में क्या आ जाएगा? मैहदहा, फिर लेखैया, फिर पैसरा, फिर आएगा बीरभानपुर। ठीक, अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल बताना है कहाँ पर स्थिति है, वर्तमान स्थान क्या है? तो नेवासा कहाँ है? महाराष्ट्र में। ईशमपुर कर्नाटक में। डीडवाना राजस्थान में। और गुड़ियाम गुफा तमिलनाडु में। ठीक, आपको ये तो पता ही होगा, उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचे होगा और पश्चिम इधर होगा, पश्चिम, और इधर हो जाएगा पूर्व। ठीक है, क्रम कौन सा पूछ रहा है? महदा, लेखैया, पैसरा, बीरबानपुर, पश्चिम से पूर्व का क्रम पूछ रहा है, तो यही क्रम चलेगा। ठीक है, अगला है, नेवासा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ईशमपुर कर्नाटक में। डीडवाना राजस्थान में। और गुड़ियाम गुफा कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक, ये जो सीरीज चल रही है ये वनडे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वन लाइनर प्रश्न है तो कहीं भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो क्या था? शिकार था। क्या था? शिकार था। अगला है, वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्राण मिले हैं, जीवन के प्रमाण मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न है, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिला है, कहाँ से? लौहरादेव से। LMK लौहरादेव से मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो बागौर से मिले हैं। पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बागौर भीलवाड़ा राजस्थान में है। और खेती का कहाँ से मिला है? लौहरादेव से मिला है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले? लेखनिया से। कहाँ से मिले पशुपालन के? लेखनिया से। और आदमगढ़ से भी मिले हैं। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले? तीनों जगह से मिले हैं। ठीक है, बागौर, लेखनिया, आदमगढ़। आदमगढ़ होशंगाबाद MP में है। आदमगढ़ होशंगाबाद कहाँ पर है? MP में। और बागौर भीलवाड़ा राजस्थान में है। ठीक, अगला है, उत्खनित प्रमाण के अनुसार पशुपालन आरंभ हुआ था। कब हुआ था पशुपालन आरंभ? तो मध्य पाषाण काल में। कब हुआ था पशुपालन? मध्य पाषाण काल में। मृत्यात रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया। गुप्त कहाँ से आया? गुप्त कराल से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी तो नवपाषाण काल में। खाद्यान्न कब प्रारंभ हुए? नवपाषाण काल में। और पशुपालन कब प्रारंभ हुए? मध्य पाषाण काल में। ठीक है, नवपाषाण कालीन गर्त आवास, गर्त कहाँ पे मिले? दो जगह, बुर्जहोम और गुप्त कराल। कौन है? बुर्जहोम और गुप्त कराल। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, राख का टीला नवपाषाणिक स्थल कहाँ पर है? सगनकल्लू। कहाँ पर है ये है आपका कर्नाटक में। सगनकल्लू कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती कहाँ से मिली है? विंध्य क्षेत्र से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ था। मानव ने सर्वप्रथम कौन सा अनाज उपयोग किया था? तो जौ। वस्त्रों के लिए कपास की खेती आरंभ किसने की थी? तो भारत ने की थी। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान कैसे हुई है? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। जो बड़े पाषाण स्मारक हैं उनकी पहचान कैसे हुई है? मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में। एक कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले? दमदमा से। और विंध्य क्षेत्र में एक शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव और सबसे अधिक मानव कंकाल पूछेगा कहाँ से मिले हैं? तो लेखैया से मिले हैं। और एक कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? दमदमा से। कहाँ से मिले हैं? दमदमा से। अगला है, भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए तो भीमबेटका से। कहाँ से मिले सबसे अधिक चित्र? भीमबेटका से। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल कहाँ पर है? दधेरी कहाँ है? पंजाब में है। दधेरी कहाँ पर है? पंजाब में। रोपड़ कहाँ पे है? पंजाब में। ताम्र साड़िक स्थित नबदा टोली अवस्थित है। नबदा टोली कहाँ है? मध्य प्रदेश में। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले कहाँ से मिले? अतरंजी खेड़ा से। और अतरंजी खेड़ा कहाँ पर है? एटा में। कहाँ पर है? एटा में। ताम्राष्ट्र काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे। तो उनका क्या रहता था? ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण की ओर। कैसे? उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। उत्तर कहाँ होता है? ऊपर, और दक्षिण नीचे। तो ऐसे दफनाते थे। इधर पैर, दक्षिण की तरफ पैर रहते थे, उत्तर की तरफ सिर रहता था। अगला है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग त्रियुगीय विभाजन किया है। किसने किया है? थॉमसन ने किया है। कोपेनहेगन संग्रहालय की
जो हैं ये 3 चीज़ें, पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया है? थॉमसन ने। भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? तो पूछा गया रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ये कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक। अगला है ताम्र पाषाणिक स्थल नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नर्मदा टोली का उत्खनन किया था HD सांकलिया ने। HD सांकलिया ने। और नर्मदा टोली जो है वो कहाँ पर है? कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, MP में। भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं किसके लिए? शैल चित्रों के लिए। और अगला है दमदमा। दमदमा से पता है एक कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले? दमदमा से। कहाँ से मिले? दमदमा से। दमदमा नामक पुरास्थल संबंधित है मध्य पाषाण काल से। ये किससे है? मध्य पाषाण काल से। ये टॉपिक खत्म हो गया आपका प्राग ऐतिहासिक। अब दूसरा टॉपिक है सिंधु सभ्यता एवं उसकी संस्कृति। क्या है सिंधु सभ्यता और उसकी संस्कृति? अब हड़प्पा पुरास्थल है एक तरफ, दूसरी तरफ है फसल वहाँ की। तो चन्हूदड़ों से सरसों, हड़प्पा में तिल, कुंतासी में कोदो और हुलास में धान। हुलास में क्या मिला है? धान। हड़प्पा सभ्यता से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले। कहाँ से मिले जल संरक्षण के साक्ष्य? तो धौलावीरा से मिले। धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में। जल संरक्षण के साक्ष्य कहाँ से मिले? धौलावीरा से। बनावली हड़प्पीय पुरास्थल बनावली स्थित है रंगोई नदी पर। बनावली कहाँ पर है? रंगोई नदी पर। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में? तो मांडी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। मांडी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। सिंधु घाटी सभ्यता के पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। तो नाव के चित्र मॉडल कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। कहाँ से मिले? लोथल से। हड़प्पाकालीन बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था। लोथल क्या था? बंदरगाह था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मोहर पर किस पशु का अंकन नहीं है? तो सांड का अंकन नहीं है। पशुपति शिव की प्रसिद्ध मोहर पर किस पशु का अंकन नहीं है? सांड का। हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है। कौन करता है? पूर्वी। ऐसा है हड़प्पा काल में ये तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सबका अलग अलग वो है कहाँ तक सीमा जा रही थी। ठीक है, तो ये उत्तर में हो गया, ये दक्षिण में हो गया और ये हो जाएगा आपका पूरब में और ये हो जाएगा पश्चिम में। हम लोग भारत के हिसाब से तो बात देखेंगे। तो क्या कह रहा है ये? पूर्वी सीमांत का निर्धारण कौन करता है? तो आलमगीर करता है। कौन है? आलमगीर। आलमगीर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और आलमगीर किस नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी के किनारे है। किसके? हिंडन नदी के। अगला प्रश्न है मर्णपट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कहाँ से? लोथल से। मर्णपट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? लोथल से। अगला है हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? तो हाथी दांत का पैमाना भी कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? लोथल से। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया कौन था? सर जॉन मार्शल थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था किसने? सर जॉन मार्शल ने। सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है कौन? पुरातत्व संबंधी खुदाई। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, आलमगीर एवं हुलास कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में हैं। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। देखो धौलावीरा, लोथल, सुरकोटदा और रंगपुर ये सब कहाँ पर हैं? चारों गुजरात में हैं। ठीक। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से। एक जुते हुए खेत की खोज की गई है कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? भारत का कह रहा है। भारत का कौन सा है? तो राखीगढ़ी है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? राखीगढ़ी है। जुते हुए के खेत कहाँ से मिले? कालीबंगा से। कहाँ से मिले? कालीबंगा से। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित हैं कहाँ पर? सिंधु घाटी में। कहाँ पर है? सिंधु घाटी में। ठीक। तो ये हो गए आपके। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? जैसे आलमगीर और हुलास कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में हैं। और सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जॉन मार्शल ने किया था। शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले? धौलावीरा से। ठीक। जुते हुए खेत कालीबंगा से। भारत का हड़प्पन सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल राखीगढ़ी है। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है तो मूर्ति पूजा पूर्व आर्य कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो पुरातत्व खुदाई क्या है? हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता कहाँ से है? ईरान से है। कहाँ से है? ईरान से। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से मिला? मेहरगढ़ से। कपास की खेती की शुरुआत किसने की थी? तो भारत ने। ठीक। और भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ से।
हड़प्पा का वह स्थान जहाँ पर मिट्टी की हल्की आकृति मिली है। मिट्टी की हल्की आकृति कहाँ से मिली है? बनावली से। कहाँ से मिली है? बनावली से। वह एक जुता हुआ खेत कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। वह स्थान अगला देखें, वह स्थान या स्थल जहाँ से सब पेटिका ताबूत के प्रमाण मिले हैं। सब पेटिका मिली है, ताबूत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन बंदरगाह किसे कहा जाता है? लोथल को। लोथल को कहा जाता है। लोथल है कहाँ पे? गुजरात में। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थल खोजे गए कहाँ पे? गुजरात में। 4 तो मैंने बताई दिए, धौलावीरा, ठीक है, लोथल, सुरकोतदा और रंगपुर। ये 4 तो मुख्य हैं गुजरात के। अगला टॉपिक है ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो ऋग्वेद में उल्लिखित दशराज युद्ध लड़ा गया था। तो दशराज युद्ध किस पे लड़ा गया था? कौन सी नदी पे? तो परशुड़ी नदी पे। किस पे? परशुड़ी नदी पे। पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख मिलता है कहाँ पर? मत्स्य पुराण में। पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में। 1028 संस्करण कहाँ है? ऋग्वेद में। कितने? 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। अष्टक भी कहा जाता है किसे? ऋग्वेद को। किसे कहा जाता है? ऋग्वेद को। ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद का ब्राह्मण है कौशितिकी और ऐत्रेय ब्राह्मण है। ऋग्वेद का कौन सा ब्राह्मण है? कौशितिकी और ऐत्रेय। यजुर्वेद का कौन सा है? शतपथ है। तैत्रीय ब्राह्मण है। शतपथ तैत्रीय ब्राह्मण किसके हैं? यजुर्वेद के हैं। सामवेद के पंचवेद, षड्वेद, अद्भुत तथा जैमिनी पूछा गया पीसीएस में। जैमिनी किसका है? सामवेद का। अथर्ववेद का कौन सा है? गौपद ब्राह्मण है। अथर्ववेद का कौन सा है? गौपद ब्राह्मण है। ठीक, वेदांग नहीं है, प्रश्न में पूछा था। स्मृति वेदांग नहीं है। स्मृति क्या है? वेदांग नहीं है। वैदिक कालीन प्रशासन में भागध्रुव अधिकारी था। तो भागध्रुव कौन था? राजस्व जमा करने वाला अधिकारी था। कौन? भागध्रुव। ठीक है, याद रहेगा, राजस्व जमा करने वाला अधिकारी कौन था? भागध्रुव। अगला है वह ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है। तो किसमें किया है आयुर्वेद शब्द का प्रयोग? ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। महाभारत ग्रंथ का उपनाम क्या है? तो महाभारत ग्रंथ का उपनाम है शतसहस्त्री संहिता। शतसहस्त्री संहिता किसका नाम है? महाभारत का। ठीक है, पवित्र गायत्री मंत्र कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में। कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में। ये हो गया। पवित्र गायत्री मंत्र कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? तो ब्राह्मी लिपि है। कैसी लिपि है? ब्राह्मी। ऋग्वेद पर आधारित संकलन है। तो सामवेद जो है वो ऋग्वेद पर आधारित संकलन है। कौन सा? सामवेद। ऋग्वैदिक धर्म है बहुदेववादी। कैसा है? बहुदेववादी। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी। किसमें करती थी ऋग्वेद काल में जनता? बलि एवं कर्मकांडों में। किसमें? बलि एवं कर्मकांडों में। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? तो ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किसे समर्पित हैं? तो इंद्र को समर्पित हैं। सर्वाधिक जो संख्या में मंत्र हैं वो किन्हें समर्पित हैं? इंद्र को। और इंद्र के बाद है अग्नि को। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद ही है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। अगला है वह वैदिक ग्रंथ जिसमें बर्ड शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। बर्ड शब्द का तो कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किससे संबंधित है? जौ से संबंधित है। किससे? जौ से। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध या 10 राग युद्ध कहाँ पर हुआ था? किस नदी के किनारे? तो परशुड़ी रावी नदी के किनारे हुआ था। कब? परशुड़ी रावी नदी के किनारे। ऋग्वैदिक काल के आरंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति किसे समझा जाता था? तो गाय को समझा जाता था। किसे? गाय को। अघन्या किसे कहा जाता है? अघन्या किसे कहते हैं? गाय को कहते हैं। ठीक। वैदिक साहित्य में जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है, मोक्ष की चर्चा किसमें मिलती है? तो उपनिषद में। किसमें मिलती है मोक्ष की चर्चा? उपनिषद में। वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता था। पुरोहित किसे माना जाता था? बृहस्पति को। किसे माना जाता था? बृहस्पति को। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था। तो आर्य संस्कृति का धुर किसे समझा जाता था? कुरु और पांचाल को। किन्हें? कुरु और पांचाल को। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? तो होता का संबंध है आपका ऋग्वेद से। जो पूजा पाठ कराता था उसे क्या कहते थे? होता। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है सर्वाधिक वर्णित नदी। ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया किसके लिए? सरस्वती नदी के लिए। किसके लिए? सरस्वती नदी के लिए। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता कौन सी है? वाजसनेयी। कौन सी है? वाजसनेयी।
चलो अगला प्रश्न देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो ऋषि गौतम राहुगढ़ शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित हैं राजा विदेह। ठीक, विदेह माधव जो किससे संबंधित ऋषि थे? तो ऋषि गौतम राहुगढ़ से राजा विदेह संबंधित थे। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है, पुरुष मेध का उल्लेख किसमें हुआ है? शतपथ ब्राह्मण में। किसमें हुआ है? शतपथ ब्राह्मण में। गौपथ ब्राह्मण किसका है? अथर्ववेद का ब्राह्मण क्या है? गौपथ है। अथर्ववेद का ब्राह्मण क्या है? गौपथ। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में क्या मिलता है? जीवन। सामवेद में क्या है? संगीत है। ऋग्वेद में क्या है? पूजा पाठ है। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई दिए हैं, तो मैत्रायणी में निराशावाद के तत्व दिखाई दिए हैं। किसमें? निराशावाद में। ये प्रत्येक प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस का कोई एग्जाम हो या फिर यूपी पीसीएस से कोई भी एग्जाम हो। ठीक, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। अगला है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, लेकिन जिंद अवेस्ता कहाँ से है? तो ईरान से संबंधित, रिपीट हो गया। प्राचीन भारत में निशाका क्या था? स्वर्ण आभूषण था जो गले में पहना जाता था। क्या था? निशाका। 14वीं सदी ईसा पूर्व एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है। वैदिक देवताओं का वर्णन किसमें? बागज कोई अभिलेख है। बोगज कोई अभिलेख कहाँ है? एशिया माइनर। बोगज कोई अभिलेख है। मनुस्मृति मुख्यतः क्या है? तो समाज व्यवस्था है। मनुस्मृति में क्या है? समाज व्यवस्था है। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद है। तो नचिकेता और यम का संवाद किसमें? कठोपनिषद में है। किसमें भाई? कठोपनिषद में है। किसका संवाद? नचिकेता और यम का संवाद। नचिकेता और यम का कहाँ है? कठोपनिषद में है। अगला है ऋग्वेद में उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक क्या है? तो अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक नदी है कुंभाक्रमु नदी है। ठीक है, कुंभाक्रमु। सर्वाधिक ऋग्वेद सूक्त समर्पित हैं, तो किसे? इंद्र को। सर्वाधिक ऋग्वेद सूक्त किसे समर्पित हैं? इंद्र को। उसके बाद है अग्नि को। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य का मतलब क्या होता है? तो श्रेष्ठ होता है। क्या होता है? श्रेष्ठ। अधर्व्यू का अर्थ क्या है? यज्ञ करने वाला पुरोहित। अधर्व्यू कौन है? यज्ञ करने वाला पुरोहित को क्या बोलते हैं? अधर्व्यू। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो कैकेयी के। अश्वपति कहाँ के शासक थे? कैकेयी के। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं पुराणों के। ये किसके संकेतक हैं? पुराणों के। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनु को। किन्हें माना जाता है? मनु को। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन है? मनु हैं। कौशेय शब्द का प्रयोग किया जाता है रेशम के लिए। रेशम मार्ग की खोज किसने की थी? तो कनिष्क ने की थी। और कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रेशम के लिए। कपास की खेती कहाँ हुई थी सबसे पहले? तो कपास की खेती भारत में हुई थी सबसे पहले। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो आर्य का मतलब होता है क्या? एक उत्तम व्यक्ति। आर्य का मतलब क्या है? एक उत्तम व्यक्ति, एक श्रेष्ठ व्यक्ति, एक उत्तम व्यक्ति। ये क्या है? आर्य के अर्थ हैं। अगला है ऋग्वेद क्या है? तो स्रोतों का संकलन है। ऋग्वेद क्या है? स्रोतों का संकलन है। इतिहास शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। इतिहास शब्द का उल्लेख कहाँ है? अथर्ववेद में है। ऋग्वेदों में उल्लेखित 10 राजाओं का संग्राम हुआ था। तो 10 राजाओं का संग्राम कहाँ हुआ था? परशुड़ी नदी के तट पे। किस पे? परशुड़ी नदी के तट पे हुआ था। अगला हमारा टॉपिक है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशाएं, महाजनपदों का उदय। 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। किसमें मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। और ये एक बौद्ध ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? बौद्ध। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे चेदी वंश से। किससे से? चेदी वंश से। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित है। तो मत्स्य का क्या है? मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी मत्स्य की विराटनगर। कहाँ पर स्थित है ये मत्स्य? तो ये राजस्थान में स्थित है। प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए। कहाँ से? पाटलिपुत्र से। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था शिशुनाग के समय। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था किसके समय? शिशुनाग के समय हुआ था। मगध का वह शासक जिसने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, तो वो कौन था? अजातशत्रु, जिसे पितृहत्या भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अजातशत्रु। कौन है? जिसने अपने पिता की हत्या की और खुद भी अपने पुत्र के द्वारा मारा गया था। कौन था? अजातशत्रु था। मगध का सम्राट जिसे अपुरो परशुराम के नाम से जाना जाता है, क्या नाम? कौन है ये? महापद्म नंद है। कौन है? महापद्म नंद। अगला है प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास कैसा था? अर्धचंद्राकार। प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास कैसा था? विन्यास की आकृति कैसी थी? अर्धचंद्राकार। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व शक्तिमती राजधानी थी चेदी की। चेदी की क्या थी राजधानी? शक्तिमती थी। मथुरा की क्या थी? सुरसेन थी। सुरसेन मथुरा।
अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई। तो कौन से अभिलिखित साक्ष्य से? कलिंग में। कहाँ पे खोदी गई थी? कलिंग में एक नहर खोदी गई थी। ठीक है, किनके आदेश पे? नंद राजा के आदेश पे। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा कौशाम्बी से संबंधित है। किससे? कौशाम्बी से। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र थी। क्या थी? पाटलिपुत्र। ये भी अपना खत्म हो गया। ठीक, अब है धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन में पढ़ेंगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव। धार्मिक आंदोलन। जैन धर्म कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने। जैन धर्म है, जैन कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने। भारत में पाल काल में एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था। कौन था? विक्रमशिला था, जिसकी स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। किसने की थी? धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अति महत्वपूर्ण आचार्य कौन थे? तो विरोचन, अतीश, दीपांकर तथा रत्नाकर शांति। ये महत्वपूर्ण आचार्य थे। कौन कौन? विरोचन, अतीश, दीपांकर तथा रत्नाकर शांति। अब कुछ स्थल हैं उनके तीर्थंकर से संबंधित। तो संभवनाथ श्रावस्ती से संबंधित हैं। संभवनाथ कहाँ से हैं? श्रावस्ती से। संभवनाथ कहाँ से संबंधित हैं? श्रावस्ती से। कांकदी कहाँ से हैं? सुविधानाथ से। अयोध्या से संबंधित कौन है? ऋषभनाथ। और पबोसा से संबंधित कौन है? पद्म प्रभु। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन कराया था। किसने कराया था? जॉन मार्शल ने। किसने कराया था? जॉन मार्शल ने। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? तो जमाली बना। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना था? जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? तो ये जैन धर्म की महिमा है। सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किसकी है? जैन धर्म की है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल थे। कौन थे? मक्खली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल। इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। प्रारंभिक जैन साहित्य में लिखा गया है। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो अर्धमागधी में। किस में लिखा गया है? अर्धमागधी भाषा में। यापनीय एक संप्रदाय था, किसका? जैन धर्म का था। यापनीय किसका था? जैन धर्म का था। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो जैनों से संबंधित है, क्योंकि जैनों में 24 तीर्थंकर हुए। कितने हुए? 24। जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था, तो कौन सी जैन सभा थी? वो पाटलिपुत्र। कौन सी जैन सभा थी? पाटलिपुत्र जैन। उसमें क्या हुआ था? श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। प्रवासगिरी तीर्थ स्थल है, किसका है? जैनों का है। प्रवासगिरी तीर्थ स्थल जैनों का है। धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता। विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास कौन नहीं करता है? जैन धर्म नहीं करता है। जैनियों की पवित्र पुस्तकें क्या कहलाती हैं? अगम सिद्धांत कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अगम सिद्धांत। दर्शन जिसने पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया। कौन सा दर्शन है जिसने पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया? तो वो चारवाक दर्शन है। कौन सा दर्शन है? चारवाक। अब थोड़ा बुद्ध धर्म देखेंगे। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश में हुई थी। बुद्ध के जीवन की घटना जिसको महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, तो उसे हम गृह त्याग बोलते हैं। गृह त्याग की घटना को बोलते हैं महाविनिष्क्रमण। मोक्ष की घटना को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। और ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या बोलते हैं? महाचक्र प्रवर्तन। महाचक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं, तो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा है। तो मृग सहित चक्र द्वारा किस घटना का है? प्रथम उपदेश का है। किस घटना का उल्लेख पूछा जाएगा? किस घटना का उल्लेख मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो प्रथम उपदेश का हुआ है। धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था सारनाथ में। प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? सारनाथ में। तो उसे क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था महात्मा बुद्ध ने। कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में। बौद्ध संघ में भिक्षुड़ी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई। कहाँ पर दी गई थी? वो जगह पूछ रहा है, तो कहाँ दी गई थी? वैशाली में। वैशाली में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ पर? वैशाली में। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। कौन होना चाहता था? तो देवदत्त होना चाहता था, जो इनका चचेरा भाई था। बुद्ध द्वारा रूपांतरित व अंतिम व्यक्ति कौन था? सुबुद्ध था। कौन था? सुबुद्ध था। अगला है
त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, उसे क्या बोलते हैं हम? त्रिपिटक बोलते हैं। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है, तो त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ, इन तीनों को इंगित करता है, बुद्ध, धम्म और संघ से। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में। कहाँ पर हुआ था लेकिन ये हुआ था सप्तपर्णी राजगृह, बिहार में। अगला है संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह कथन किसका है? तो ये बौद्ध जी का कथन है, संसार अस्थिर और क्षणिक है। बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, किस में मिलते हैं? संघ जीवन के नियम तो विनय पिटक में मिलते हैं। संघ के नियम या संघ जीवन के नियम किस में मिलते हैं? विनय पिटक में। संघ के नियम याद रखो, किस में मिलते हैं? विनय पिटक में। एक चीज़ समझा दूँ मैं आपको, ठीक। बौद्धों की 4 संगीतियाँ हुई थी, कितनी हुई थी? 4, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो R, V, P और K। R से हो जाएगा राजगृह, V से हो जाएगा वैशाली, P से होगा पाटलिपुत्र और K से हो जाएगा कुंडलवन कश्मीर। ये 4 जगह हुई थी, ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगीति। अब ये तो है वो स्थान। एक चीज़ होती है अध्यक्ष और एक है उपाध्यक्ष, ठीक है या नहीं? ये हो गया। उसके बाद आएगा किस शासक के काल में हुई थी? किस शासक के? तो के और के, तो जो हो जाएगा अजातशत्रु पहला है, ठीक है। दूसरा हो जाएगा कालाशोक। अजातशत्रु के समय हुई थी पहली बौद्ध संगीति, कालाशोक के समय दूसरी हुई थी, फिर हो जाएगा अशोक के समय तीसरी हुई थी और कनिष्क के समय चौथी हुई थी, ठीक है। और फिर ट्रिक आती है अध्यक्षों की, MSMB ट्रिक है। तो महाकश्यप, शावकमीर, मोगलीपुत्र तिस्स और वसुमित्र, ये चारों हो गए। तो ऐसे करके इनकी ट्रिक से याद कर लोगे तो कुछ भी पूछेगा कि पहली कब हुई थी, किन के समय हुई थी, कौन अध्यक्ष था, कौन शासक था और कहाँ हुई थी, तो वो सब बता दोगे आप। महाकश्यप, M से महाकश्यप हो जाएगा, S से शावकमीर और M से मोगलीपुत्र तिस्स और V से वैशाली। अगर ये ट्रिक अच्छी लग रही हो तो अगर यहाँ से समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हो आप, ठीक है। अगला है विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए। तो किसने अनुमति मांगी थी? मेघवर्मन ने। किसने मांगी थी? मेघवर्मन ने अनुमति मांगी थी, ठीक है। अगला है बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया। वे 2 बंजारे कौन थे? तो मल्लिक और तपस्सु थे। कौन थे? मल्लिक और तपस्सु, इंपॉर्टेंट है। ये बंजारे थे जिन्हें इन्होंने अपना उपदेश देकर उपासक बना लिया था, मल्लिक और तपस्सु को। सप्तपर्णी गुफा कहाँ है? तो राजगृह बिहार में है। और पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? इसी गुफा में हुई थी, सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, राजगृह में, ठीक है। विशुद्धिमग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये हीनयान से संबंधित है। जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उसमें बौद्ध धर्म 2 विभागों में बट गया था, हीनयान और महायान। कौन सा? हीनयान और महायान। किसके समय? तो कनिष्क के समय। किसके समय? कनिष्क के समय। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो नागार्जुन ने किया था। शून्यता का सिद्धांत किसने दिया है? नागार्जुन ने। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों के लिए तीर्थ स्थल है, वो कौन सा है? कौशाम्बी है। कौन सा है? कौशाम्बी। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं किसमें? कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में। कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में कौन विश्वास करता है? तो बौद्ध तथा जैन दोनों धर्म विश्वास करते हैं। अगला है अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध है। अफगानिस्तान का बामियान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बुद्ध प्रतिमा के लिए अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बुद्ध प्रतिमा के लिए। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। देश में मूर्ति पूजा की नींव किसने रखी थी? तो बुद्ध ने। खड़ी प्रतिमा, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई कुषाण काल में, ठीक है। और भूमि स्पर्श वाली लेटी हुई गुप्त काल में, ठीक है। खड़ी प्रतिमा का खा ऐसे याद कर लो, कुषाण काल में, ठीक है। और लेटी हुई गुप्त काल में। अगला है विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन है? तो पहले ही बता चुका हूँ, धर्मपाल हैं। विक्रमशिला बिहार की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। स्तूप के उत्खनन में सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। स्तूप के उत्खनन में सारिपुत्र के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सांची से। बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है, कहाँ? बोधगया में है। कहाँ पर है? बोधगया में। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहते हैं? द लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध को कहते हैं।
गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित है? तो जीवक जो है वो बिंबिसार के से है। बिंदुसार नहीं याद रखना, बिंबिसार। कौन है? बिंबिसार। विकल्प में बिंदुसार भी दिया रहता है। तो जीवक जो है वैद्य वो किससे संबंधित है? बिंबिसार से। अगला प्रश्न है, बौद्ध कौशाम्बी आए थे तो किसके समय आए थे? उदयन के राज्यकाल में आए थे। किसके समय आए थे? उदयन के राज्यकाल में। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो अतीश अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अतीश कहाँ के थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के, विक्रमशिला बिहार के। ठीक है, विक्रमशिला बिहार के थे। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है किसका? देव और उसकी शक्ति का। किसका है प्रतीक? देव और उसकी शक्ति का। अगला है, गौतम बुद्ध ने प्रथम धार्मिक प्रवचन दिया था। तो पता ही है, प्रथम धार्मिक प्रवचन दिया था सारनाथ में, और इस घटना को क्या कहा गया था? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था। किसे? और जब उन्होंने गृह त्याग किया था, गृह त्यागा था, तो उस घटना को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। और जब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी मल्ल कुशीनगर में, तब उसे कहा गया, तब उस घटना को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। ठीक है। सबसे अधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्तियों की पूजा हुई थी तो बुद्ध की। मानव मूर्तियों अगर पूछा जाए किसकी पूजा हुई थी तो बुद्ध की हुई थी सबसे पहले। अगला है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है तो क्या है? द्वारा हुआ है प्रथम उपदेश। कौन सी घटना है? प्रथम उपदेश का जो चित्रण है वो मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। मृग सहित चक्र का मतलब क्या है? प्रथम उपदेश है। ठीक। अगला टॉपिक है हमारा भगवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण धर्म। ठीक। तो भगवत गीता मूलतः महाभारत का अंश है, ये पूछा गया था आरओ में। भगवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण धर्म, भगवत गीता मूलतः महाभारत का अंश है। तो कौन सा? भीष्म पर्व का। किसका है? भीष्म पर्व का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, भीष्म पर्व का है। नागार्जुन कोंडा शहर की स्थापना किसने की थी? इक्ष्वाकु वंश ने। किसने की थी? इक्ष्वाकु वंश ने। शिव का पहचान क्या है? त्रिशूल है, विष्णु का चक्र है, गणेश का रस्सी और फंदा है, और सरस्वती का बीड़ा है। तो इसमें शिव का पता ही है, विष्णु का भी पता है, सरस्वती का भी पता है। गणेश जी का बस नया है, रस्सी या फंदा किसका है? गणेश जी का चिन्ह है। विशिष्ट द्वैतवाद। विशिष्ट, अब देखो ऐसे याद कर लो, इसे विशिष्ट वाले को तो बहुत आसानी से याद कर सकते हो आप। भगवान राम कैसे थे? विशिष्ट थे। भगवान राम कैसे थे? सामान्य नहीं थे, विशिष्ट थे। तो राम विशिष्ट से जुड़ जाएंगे। किससे? राम विशिष्ट से जुड़ जाएंगे। माधवाचार्य द्वैतवाद से, तो द्वैतवाद को डी कह दो और माधवाचार्य को एम कह दो, तो द्वैतवाद किससे हो गया? माधवाचार्य से। अब डी डी एन एक याद कर लो, डी और एन, तो डी से हो जाएगा द्वैत और फिर डी से हो जाएगा द्वैत, तो द्वैत हो गया, और एन से हो जाएगा निम्मकाचार्य। देखो डी से हो जाएगा द्वैतवाद और एम से हो गया माधवाचार्य। विशिष्ट वाला राम से संबंधित है, रामानुजाचार्य से। ठीक है। अब आता है शुद्ध द्वैतवाद, तो वो किससे? वल्लभाचार्य से। इसे याद कर लो, शुद्ध द्वैतवाद। नहीं तो इसकी भी ट्रिक लगा लो, SDB। एस से हो जाएगा शुद्ध, डी से हो जाएगा द्वैत और बी से हो जाएगा वल्लभाचार्य। SDB शुद्ध द्वैत वल्लभाचार्य। ठीक है। तो ये ट्रिक होती है, क्योंकि इससे खूब याद कर लो आप इसे। हो सकता है पेपर में कन्फ्यूज हो जाओगे तो पेपर सवाल नहीं कर पाओगे तो बहुत कष्ट होगा, फिर पढ़े भी थे, याद भी किया और फिर भी सवाल नहीं कर पाए। तो थोड़ी सी ट्रिक बना लिया करो इन सब चीज़ों के लिए। ठीक। तो विशिष्ट द्वैतवाद तो याद हो गया होगा। विशिष्ट कौन है? सामान्य तो है नहीं राम, तो भगवान राम कैसे हैं? विशिष्ट हैं। तो रामानुज किससे हो गए? विशिष्ट द्वैतवाद से हो गए। ठीक। मंडन मिश्र शिष्य थे। मंडन मिश्र जो हैं वो शिष्य थे किसके? कुमारिल भट्ट के थे। किसके शिष्य थे? कुमारिल भट्ट के। तुम्हारा अधिकतर कर्म पर है, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। ये किस में कहा गया है? तो गीता में कहा गया है। किस में कहा गया है? गीता में। मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व कौन देता है? भगवद गीता। कौन देता है? भगवद गीता। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है तो हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख है। कौन सा है? हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख है। उससे क्या मिलता है हमें? भागवत धर्म का प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख है। ठीक। आदि शंकराचार्य ने 4 जगह मठ स्थापित किए थे। कितने जगह? 4 जगह। तो एक है जोशी मठ, एक है द्वारिका, एक है पुरी और एक है श्रृंगेरी। तो चारों मठों की जगह याद रखोगे।
जोशीमठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी। अगर मैं पूछूँ कि कुंभ कौन कौन सी जगह लगता है, तो उज्जैन, नासिक, इलाहाबाद और हरिद्वार। नयनार कौन थे? नयनार कौन थे? शैव धर्म अनुयायी थे। नयनार कौन थे? शैव धर्म अनुयायी थे नयनार। ठीक है, ये भी पूछा गया आरओ में। वल्लभाचार्य किससे संबंधित है? पुष्टि मार्ग से। किससे हैं? पुष्टि मार्ग से। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत से कौन है? रामानुजाचार्य। डीएम बताया था। द्वैतवाद से कौन है? माधवाचार्य। और अद्वैतवाद से कौन है? शंकराचार्य। ठीक, ऊपर वाले चारों और ये वाले चारों लिख के और फिर इसमें जो सेम वाले हैं उन्हें हटा के और इन्हें याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर के तौर पे पूछा जा सकता है आप लोगों की परीक्षाओं में। ठीक है, पुष्टि मार्ग के कौन है? वल्लभाचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद के हैं रामानुजाचार्य, द्वैतवाद के हैं माधवाचार्य और अद्वैतवाद के हैं शंकराचार्य। चलिए, ये भी फिनिश हो गया। अब पढ़ेंगे हम मौर्य साम्राज्य। क्या पढ़ेंगे? मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य मौर्यों के इतिहास के लिए अधिक प्रामाणिक माना जाता है। किसे माना जाता है? विष्णु पुराण को। मौर्यों के इतिहास के लिए सबसे अधिक प्रमाणित किसे मानते हैं? विष्णु पुराण को। आंध्रों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणित किसे माना जाता है? तो आंध्रों के इतिहास को माना जाता है मत्स्य पुराण को। किसे? विष्णु पुराण को तो माना जाता है मौर्यों के इतिहास के लिए और मत्स्य पुराण को माना जाता है आंध्रों के इतिहास के लिए। ठीक, अगला है मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले विश्व परीक्षक वैद्य को क्या कहा जाता था? विश्व परीक्षक वैद्य होता था, उसे क्या बोलते थे? तो जांगली विद। जांगली विद कहते थे किसे? विश्व परीक्षक वैद्य को। अगला है ऐसा शासक जो मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है। तो अग्निमित्र मौर्य वंश से संबंधित नहीं है भाई। अशोक के स्तंभ लेखों के लिए पत्थर निकाला जाता था। तो अशोक के स्तंभ लेख के लिए कहाँ से पत्थर निकाला गया? चुनार से। कहाँ से? चुनार से। अशोक का वह शिलालेख जो धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है। तो धार्मिक संश्लेषण के बारे में कौन सा कहता है? 12वां शिलालेख को कहता है। क्या कहता है? 12वां शिलालेख किसके बारे में कहता है? जिक्र करता है धार्मिक संश्लेषण के बारे में। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक पर कलिंग पर विजय प्राप्त की। कब? 8 वर्ष बाद। राज्याभिषेक बाद कलिंग पर विजय कब प्राप्त की थी? तो 8 वर्ष बाद की थी। प्राकृत भाषा के पोषक थे कौन? सातवाहन नरेश थे। सातवाहन नरेश जो थे वो प्राकृत भाषा के पोषक थे। प्राकृत भाषा को उन्होंने महत्व दिया। कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला था। किसके काल में? सातवाहन के काल में। कला के लोक पक्ष को अधिक महत्व मिला था, अधिक प्रोत्साहन मिला था। किसके काल में? सातवाहन के काल में। मथुरा मूर्तिकला शैली प्रारंभ हुई थी। तो मथुरा मूर्तिकला शैली किसके समय प्रारंभ हुई थी? कुषाणों के समय। किसके समय? कुषाणों के समय। एक चीज़ अभी बताई थी मैंने, खड़ी प्रतिमा किससे संबंधित है? तो कुषाण से, है ना, कुषाण काल से। और लेटी हुई या भूमि स्पर्श से करती हुई वो है आपकी गुप्त काल से। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वे शासक जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया तो वे थे चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक थे। इन्होंने जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। राजा जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो अशोक का रूमनदेही अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? रूमनदेही। ये पीसीएस में आया था, रूमनदेही अभिलेख है। इससे जानकारी मिलती है रूमनदेही अभिलेख से कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। अशोक का रूमनदेही अभिलेख है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने कराया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है तो कौन सा है? लौरिया नंदनगढ़। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? लौरिया नंदनगढ़। अशोक का वह अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है कौन सा है? निगाली सागर स्तंभ अभिलेख है अशोक का जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। कौन सा है? निगाली सागर स्तंभ लेख। ये स्तंभ लेख इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट कोई स्तंभ लेख दे देगा और पूछ लेगा किस शासक का है। ठीक है, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख मिलता है। गुर्जरा, नेत्तुर, उड़ीगोलम, इनसे अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। ठीक है, तो ये जो गुर्जरा अभिलेख है वो कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। अगला है अशोक के अभिलेखों में पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित है। कौन सा है? धार्मिक सहिष्णुता के प्रति 12वां शिलालेख है। कौन सा? 12वां। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने।
प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है अनुराधापुर से। कहाँ से पता चलता है? अनुराधापुर से प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे, किस भाषा में थे? पत्थर पर जो प्राचीनतम शिलालेख थे वो किस भाषा में थे? तो प्राकृत भाषा में थे। किसमें थे? प्राकृत भाषा में थे। अशोक के शिलालेख पूछ लेगा किसने पढ़ा था सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को? तो जेम्स प्रिंसेप ने। अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजाज्ञाओं के लिए अशोक ने लिपियों का प्रयोग किया है। तो अरमाइक लिपि है, ग्रीक है और खरोष्टी लिपि है। कौन कौन सी लिपियां हैं? अरमाइक है, ग्रीक है, खरोष्टी लिपि है। खरोष्टी हम लोग कैसे लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं बाएं से दाएं, है ना, बाएं से दाएं तो लिखते हैं कॉपी पे। लेकिन खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती है? दाएं से बाएं। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सूचना प्रदान करता है, तो किसके बारे में प्रदान करता है? समुद्रगुप्त के बारे में। इलाहाबाद में जो अशोक स्तंभ है वो सूचना किसके बारे में प्रदान करता है? समुद्रगुप्त के बारे में। फाहियान भारत कब आया था? तो फाहियान भारत आया था 399 एडी में। कब आया था? 399 एडी में। अगला है कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है किस शिलालेख में? तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का विवरण मिलता है। कौन से में? 13वें शिलालेख में। अगला है समाहर्ता कौन था? तो राजस्व इकट्ठा करने वाला मौर्यकालीन राजस्व इकट्ठा करने वाला अधिकारी था समाहर्ता। कौन था? समाहर्ता राजस्व इकट्ठा करने वाला था। ठीक है। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तुर्मय। तो अशोक का समकालीन तुर्मय राजा कहाँ का था? मिस्र का था। मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था? तो एंटीगोन गोंटास। इसका बाहर भी संपर्क था अशोक का। मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था? एंटीगोन गोंटास था। और तुर्मय कहाँ का राजा था? तुर्मय मिस्र का राजा था। अशोक का समकालीन था तुर्मय, कहाँ का राजा था? मिस्र का। मकदूनिया में अशोक का समकालीन कौन था? बता ही दिया मैंने, एंटीगोन गोंटास हो जाएगा। टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, शासक था, ये कहाँ का था? मिस्र का। ये भी मिस्र का है। ठीक है। क्या नाम है इसका? टॉलेमी फिलाडेल्फस। क्या है? टॉलेमी फिलाडेल्फस कहाँ का था? मिस्र का था। अगला है एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेख में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वह वस्तुतः राजधर्म था, फ्लीट। क्या है इसका उत्तर? फ्लीट हो जाएगा। तो ये फ्लीट के अनुसार है। एक इतिहासकार है फ्लीट, उनके अनुसार क्या है? शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह वस्तुतः राजधर्म था। किसका कथन है? ये फ्लीट का है। अगला देखो, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो ब्राह्मी लिपि है। क्या है? ब्राह्मी लिपि। किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? कौन कौन से हैं? सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार। तो राजधर्म की स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी। सांची का स्तूप बनवाया था किसने? अशोक ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया है? अशोक ने। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया स्तंभों पर। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन उत्कीर्ण अक्षरों से कहाँ पर किया गया था? स्तंभों पर। बुलंदीबाग प्राचीन स्थान है, कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। बुलंदीबाग क्या था? बुलंदीबाग महल था एक। क्या था? लकड़ी का महल बुलंदीबाग। बुलंदीबाग में महल था लकड़ी का। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला है मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार खोले किन के लिए? मौर्य काल में ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए और वैश्यों के लिए। ठीक। मौर्य काल में दंड विधान थे, काफ़ी कठोर थे दंड विधान। कालसी प्रसिद्ध है। कालसी क्या है? अशोक के शिलालेख के कारण। अशोक का शिलालेख है कालसी में। ठीक है, कालसी। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त था। क्या था? विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए थे कहाँ पे? श्रवणबेलगोला में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे? श्रवणबेलगोला में। अशोक का वह अभिलेख जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात कही गई है तो कौन सा है? शिलालेख 12 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धार्मिक सहिष्णुता। आपके इतने प्रश्नों में 3 बार पूछ लिया गया है। धार्मिक सहिष्णुता किसमें है? शिलालेख 12 में है। किसमें है? शिलालेख 12 में। ठीक है। अब है आपका टॉपिक मौर्योत्तरकालीन भारत। क्या है टॉपिक? मौर्योत्तरकालीन भारत है। ठीक। इसमें है सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक किसने की थी? तो सिमुक ने की थी। सिमुक संस्थापक था किसका? सातवाहन वंश का था। कार्दमक क्षत्रपों ने अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे। किस धातु के थे वो? ताम्र धातु के थे। अशोक के द्वितीय शिलालेख में उल्लेख नहीं है, सातवाहनों का उल्लेख नहीं है अशोक के द्वितीय शिलालेख में। ठीक है। खारवेल के विषय में जानकारी का स्रोत क्या है?
तो हाथी गुम्फा का अभिलेख जो है वो खारवेल के बारे में जानकारी देता है। किन के बारे में? खारवेल के बारे में। कौन? हाथी गुम्फा अभिलेख। राजवंशों में सबसे पुराना कौन है? ये प्रश्न के हिसाब से होगा सातवाहन है। कौन है? सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? सातवाहन थे। शीशे के सिक्के किसने चलाए थे? तो सातवाहनों ने। शीशे के सिक्के किसने चलाए थे? सातवाहनों ने। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित है कहाँ पर? अमरावती में। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 81 ईस्वी। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 81 ईस्वी है। कितनी है? 81 ईस्वी। बुद्ध का सिक्कों पर अंकन हुआ है। किन के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है? तो कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। किन के सिक्कों पर? कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। अगला प्रश्न है, उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया गया था। उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे? तो कुषाणों ने। किसने किए थे? कुषाणों ने। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना अभिलेख में मिलता है। किसमें काव्य शैली का नमूना मिलता है? तो काठियावाड़ के रुद्रदामन अभिलेख में। किसमें मिलता है? काठियावाड़ के रुद्रदामन अभिलेख में। अगला है, प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। प्राचीन भारत में नियमित रूप से किसने सोने के सिक्के चलाए थे? कुषाणों ने। और कौन शासक था? बिम्बकड़फिशिस। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया? तो रुद्रदामन प्रथम ने। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था? ये भी इंपॉर्टेंट है, रुद्रदामन ने प्रथम ने। प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है। ठीक है, तो ये किसके शासनकाल में फले फूले थे? तो शुंग राजवंश के समय। किसके? शुंग राजवंश के समय। विक्रम संवत ये है 58 ईसा पूर्व। विक्रम संवत क्या है? 58 ईसा पूर्व है। ठीक है, और विक्रम संवत प्रारंभ हुई थी 58 ईसा पूर्व में। ठीक है, और बता रहा हूँ अभी, एक सेकंड रुकना। अगला प्रश्न है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। किसके समकालीन थे? तो पतंजलि थे पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। ठीक। अगला प्रश्न है, विक्रम एवं शक संवत में अंतर बताना है वर्षों में। हाँ, ये प्रश्न था मेन। तो ये तो हो गई 58 ईसा पूर्व, तो ये पहले का हो गया, और ये हो गया 87। 7 8 15 के 5 हासिल 1, 8 और 5 13, 14 बुरा है। एक सेकंड, ये बनेगा कैसे कि 58 ईसा पूर्व क्या है? 58, ये तो होगी विक्रम संवत। कौन सी होगी? विक्रम संवत। दूसरी क्या है? शक संवत। तो शक संवत कब हुई थी? 78 में। 78 में थी कि 77 में थी? ये 135 हो जाता है जोड़ जाड़ के। चलो बाद में बताऊंगा ऐसे। ठीक है, विक्रम संवत और शक संवत में कितना अंतर है? तो 135 वर्ष का अंतर है। कितना अंतर है? 135 वर्ष का अंतर है। किसमें? विक्रम संवत और शक संवत में। विक्रम संवत कब शुरू हुई थी? तो 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत शुरू हुई थी। कब हुई थी? 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत शुरू हुई थी। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। डिमेट्रियस कौन था? हिंद यूनानी था। डिमेट्रियस कौन था? हिंद यूनानी था। रुद्रदामन कौन था? शक शासक था। रुद्रदामन कौन था? शक शासक था। अगला कौन है? गोंडोफर्नीज। कौन है? गोंडोफर्नीज। ये कौन थे? पल्लव थे। और बिम्बकड़फिशिस कौन था? कुषाण शासक था। बिम्बकड़फिशिस कौन था? कुषाण शासक था। ठीक है, तो ये मिलान करने हैं। इनके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मिलान वाले के स्क्रीनशॉट ले लिया करो, उन्हें लिख लिया करो और फिर उन्हें याद किया करो। ठीक है, अगला है हमारा प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। क्या है? प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। तो इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। मध्य प्रदेश में विदिशा के पास बेसनगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ बनवाया था किसने? तो हेलियोडोरस ने। किसने बनवाया था? हेलियोडोरस ने। गरुड़ ध्वज स्तंभ किसने बनवाया था? हेलियोडोरस ने। हेलियोडोरस कहाँ पर? तो विदिशा मध्य प्रदेश में। हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले कौन थे? यूनानी थे। कौन थे भाई? यूनानी थे। अगला है, हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए वो कौन था? स्ट्रेटो द्वितीय था। कौन था वो? स्ट्रेटो द्वितीय। अगला प्रश्न देखते हैं,
वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है तो वो है बिम कडफिसिस। कौन है? बिम कडफिस या बिम कडफिसिस। और कौन था ये? कनिष्क कुषाण शासक था, कुषाण वंश से संबंधित है ये। वीर भारतीय राजा का नाम जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। वीर भारतीय राजा का नाम मतलब उस पुरुपोरस, किसे सिकंदर ने झेलम के तट पर किसे पराजित किया था? पुरुपोरस। ठीक है, याद रहेगा। झेलम के तट पर किसे पराजित किया था? पुरुपोरस को किसने? सिकंदर ने। अगला है युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया। तो कहाँ किया था? मशग में। कहाँ पे? मशग, याद रखना है। आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान चरक दरबार अलंकृत करते थे किसका? कनिष्क का। किसका करते थे? कनिष्क का। कनिष्क के मैंने ट्रिक से बताए हैं, जो मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ उसमें, कि कनिष्क के दरबार में कौन कौन थे। ठीक है, अश्वघोष थे, पार्श्व थे और चरक थे। अगला टॉपिक है संगम युग। उसमें कौन है? चेर, चोल और पांड्य। कौन है? चेर, चोल और पांड्य। चोल वंश का शासक जिसने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी, कौन था? राजराजा प्रथम। चोल वंश का शासक जिसने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी, कौन था? राजराजा प्रथम। अगला है संगम ग्रंथ तोलक्कापियम किस पर आधारित है? तो व्याकरण पर। ये तोलक्कापियम जो है वो कैसा ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? व्याकरण। शिवपाद शेखर किसकी उपाधि है? राजराजा प्रथम की है। किसकी है? राजराजा प्रथम की। अगला है तमिल ग्रंथ जिसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है। तमिल ग्रंथ जिसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है, क्या है उसका नाम? कुराल है। शिलप्पाधिकारम का लेखक कौन है? इलंगो आडिगल है। शिलप्पाधिकारम का लेखक कौन है? इलंगो आडिगल। तृतीय संगम हुआ था कहाँ पर? मदुरई में। संगम ये जैसे 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, 2 जैनों की संगीतियाँ, वैसे ही इनके भी तृतीय संगम हुए, 3 संगम हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो तीसरी वाली कहाँ पर हुई थी? मदुरई में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मदुरई में। अगला है बृहदेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है। कौन सा मंदिर है? बृहदेश्वर मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, 1014 में समर्पित किया गया था, स्थित है। तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तंजावुर में है। कहाँ पर है? तंजावुर। ठीक। अगला है दक्षिण भारत का इतिहास, चोल, चालुक्य और पल्लव। तो राजराज का जो कार्यकाल है वो क्या है? 985 से 1015 है राजराज का। फिर राजाधिराज प्रथम है 1044 से 1052, और कुलोत्तुंग प्रथम है 1070 से 1120, और विक्रम चोल है 1120 से 1133। तो ये क्रम लगाने को पूछ लिया था, जो क्रम आया था। ठीक, राजराज का 985 से 1015, इन्हें देख लीजिए एक बार। राजवंश हैं, उनकी राजधानियाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है पेपर में, वन लाइनर में, वन डे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पल्लव की राजधानी क्या थी? कांची थी। कदम की क्या है? बनवासी है। पांडे की क्या है? मदुरई। और काकतीय की क्या है? वारंगल है। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इन्हें लिख लो रोक के, वीडियो रोक के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पुलिस में पूछा जा सकता है, एसएससी जीडी पुलिस किसी में भी, वन डे एग्जाम में। अगला है नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है। किसका है? तो चोल काल का। नटराज की जो प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति है वो किसका उदाहरण है? चोल काल का है, चोल कला का है, सॉरी। वह राजवंश जो अपने अपने शासन काल में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। तो चोल काल के जो शासक थे वो अपना उत्तराधिकारी अपने जीवित रहते हुए ही घोषित कर देते। ठीक है, वह राजवंश जो अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करते थे, वो कौन सा वंश है? तो चोल वंश है। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था। तो चोल शासक थे या चोल वंश था जिसके पास क्या थी? नौसैनिक शक्ति थी, नेवल पावर थी। किसके पास थी? चोल वंश के पास थी। किसके पास थी? चोल वंश के पास थी। चोल संगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राजेंद्र को जाता है। किसे जाता है? राजेंद्र को। कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय किसे जाता है? राजेंद्र को। तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजा राज प्रथम ने। किसने कराया था? तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजा राज प्रथम ने। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? तो कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भागों में। कहाँ कहाँ फैला था चोलों का राज्य? कोरोमंडल तट पर और दक्कन के कुछ भागों पर। तो कोरोमंडल तट है वो कौन सा वाला तट है? जो पूर्वी साइड में है ना, पूर्वी साइड, पश्चिमी साइड में है वो है कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। ठीक है, तो पश्चिमी साइड में जो नीचे तमिलनाडु वाली साइड में रहेगा वो क्या रहेगा? कोरोमंडल तट है। ऐसे देख लो, ये है, यहाँ पे कोरोमंडल तट है। कौन सा है? कोरोमंडल तट। ठीक है, और यहाँ है कोंकण, यहाँ पे कन्नड़ और यहाँ पे मालाबार तट है। ठीक है, कोरोमंडल कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है,
तो दक्कन के कुछ भागों में इसका क्षेत्र फैला था। अगला है चोल शासकों के शासनकाल में बरियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। तो उद्यान प्रशासन का तो वो कौन था? टोट्टा बरियम था। कौन था? टोट्टा बरियम था। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? चालुक्यों की राजधानी वातापी थी। क्या थी चालुक्यों की राजधानी? वातापी। चोल राजाओं के स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंध देखते थे। स्त्रियां तथा पुरुष दोनों देखते थे। किसका? स्नानागार और भोजनालय का प्रबंध। अगला है चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। तो वो कौन? राजराज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी और राजराज प्रथम ने ही बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, तो याद रखना है आपको, चोल शासक कौन था जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी? राजराज प्रथम ने प्राप्त की थी। किसने? और झील कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय किसे जाता है? राजेंद्र को। किसे जाता है? राजेंद्र को। तो ये इंपॉर्टेंट है, उपलब्धियां जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त किया था तो किसने किया था? मलिक काफूर ने। किसने किया था? मलिक काफूर ने। और किसका सेनापति था ये? अलाउद्दीन खिलजी का। मलिक काफूर वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। किसने? तो कुलोत्तुंग प्रथम ने। किसने? कुलोत्तुंग प्रथम ने श्रीलंका को तो पूर्ण स्वतंत्रता दे दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। किसने? कुलोत्तुंग प्रथम ने। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो कुलोत्तुंग प्रथम के समय व्यापारी भेजे गए थे। कहाँ पर? चीन में। कितने थे? 72 थे, 72। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो चोल एवं राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ था। चोल एवं राष्ट्रकूटों के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? तक्कोलम का युद्ध। ये भी पूछा गया है। चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है, वो कौन सा चीनी यात्री था? तो वैनसांग था। किसने? वैनसांग ने चालुक्यों के शासनकाल का विवरण दिया है। चीन और भारत के संबंधों का विवरण दिया है। किसने? वैनसांग ने। अगला है किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? तो चालुक्यों द्वारा। किनके द्वारा? चालुक्यों द्वारा महिलाओं को उच्च, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महिलाओं को उच्च पद कौन देता था? कौन से शासक देते थे? तो चालुक्य वंश के शासक देते थे उच्च पद। मत्तविलास प्रहसन के लेखक कौन है? तो महेंद्र वर्मन है। कौन है? महेंद्र वर्मन। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। वारंगल क्यों प्रसिद्ध था? तो लोहे के यंत्रों एवं उपकरणों के लिए वारंगल प्रसिद्ध था। अगला है संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। तो पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख मिलता है। किसमें? ऐहोल अभिलेख में। किसमें? ऐहोल अभिलेख में। और ऐहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशन द्वितीय का है। ऐहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशन द्वितीय का है। अगला है प्रश्न, एक चालुक्य, यहाँ से देख ले रहे हैं, एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया है। इसका तुल्य वर्ष है। तो देखो शक संवत कितना है? 556 है। कितना है? 556। और क्या पूछ रहा है? शक संवत वर्ष 556 दिया, उसका तुल्य वर्ष क्या होगा? तो 556 में अगर हम 8 और 6 78 जोड़ दूं तो 8 और 6 14 के 4 हासिल 1, 7 और 5 12 13 के 3 हासिल लगा 1 और 6 सही है। ठीक है, तो क्या होगा? शक संवत कितना दिया है? 556 है इसका, और तुल्य वर्ष पूछ रहा है तो 78 जोड़ देंगे इसमें। कितना जोड़ देंगे? 78। ये क्या है? कनिष्क वाला जो है संवत है, तो 78 जोड़ के इसका तुल्य वर्ष निकल आएगा। ठीक है, तो 556 में कितना जोड़ दिया? 78, तो 634 आ गया। तो ये निकाल लो शक संवत। अगला है प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिन अलंकृत करते थे। प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिन किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो पल्लव की सभा को। पल्लव की सभा को। ठीक है, अगला है पल्लव राजा जिसकी उपाधि राज सिंह थी, कौन है? नरसिंह वर्मन द्वितीय है। कौन है? नरसिंह वर्मन द्वितीय। तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राज के शासनकाल में बना था। तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर किसके शासनकाल में बना था? राज के शासनकाल में। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश, ये आपका PCS ROR के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धनंजय कहाँ के थे? कुस्तलपुर के थे। नीलराज कहाँ के थे? अवमुक्त, उग्रसेन, पालक्का और विष्णुगोपा कांची के थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्या के लिए? ROR या PCS के लिए। धनंजय कुस्तलपुर, नीलराज, अवमुक्त, उग्रसेन, पालक्का और विष्णुगोपा कांची के। ठीक है, अगला है राजवंश उनकी राजधानी, ये किसी भी पेपर में आ सकता है। पल्लव की राजधानी क्या है? कांची है। पांड्य की मदुरई है। यादवों की देवगिरी है और काकतीय की वारंगल है। पल्लव की क्या है? कांची।
पांड्य की क्या है, मदुरई या मदुरा, और यादवों की क्या है, देवगिरी है। काकतीय की क्या है, वारंगल है। काकतीय की क्या है, वारंगल है। ठीक, अब देखेंगे गुप्तकाल। गुप्तकाल मंदसौर प्रशस्ति उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है। मंदसौर प्रशस्ति उपलब्धियों का विवरण कौन प्रस्तुत करता है, कुमारगुप्त। कौन करता है, कुमारगुप्त। शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण नरेश की रजत मुद्राएं हैं। शक विजय के संदर्भ में तो कौन सी हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय की सबसे सबल प्रमाण नरेश की रजत मुद्राएं। ऐसा चंद्रगुप्त द्वितीय की मुद्राएं चली थीं जिससे ये जानकारी मिलती है कि इन्होंने शकों पर विजय प्राप्त की थी। तो किसकी मुद्राएं थी, वो चंद्रगुप्त द्वितीय की। ठीक, और मंदसौर प्रशस्ति किसका उपलब्धि में किसका विवरण मिलता है, तो विवरण कुमारगुप्त का। मंदसौर प्रशस्ति में किसका विवरण मिलता है, कुमारगुप्त का। प्रश्न समझना और प्रश्न पढ़ना बहुत जरूरी है। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, तो रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त को। शक विजेता से जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को, क्या बोलते हैं, शक विजेता। शकों पर विजय प्राप्त की थी, फिर इन्होंने सिक्के चलवाए, उन सिक्कों से जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय प्राप्त की थी। गुप्त शासक जिन्होंने हूणों पर विजय प्राप्त की तो वो कौन थे, स्कंदगुप्त थे। स्कंदगुप्त ने किस पर विजय प्राप्त की थी, हूणों पर। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था, दीनार कहा जाता था। गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्रा थी उसे क्या कहते थे, दीनार। गुप्त अभिलेखों में दीनार जिसका वाचक है वह है, दीनार जिसका वाचक है वह क्या है, कांस्य सिक्का है। क्या है वो, कांस्य सिक्का। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है एरड से। एरड अभिलेख से प्राप्त हुआ है क्या, सती प्रथा का साक्ष्य। क्या हुआ है, सती प्रथा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जो पहला साक्ष्य माना जाता है सती प्रथा का। 437 और 438 ईस्वी के मंदसौर अभिलेख में एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, रेशम बुनकरों श्रेणी में क्या है ये, 400 मंदसौर अभिलेख में एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। तो ये कौन सी श्रेणी में, रेशम बुनकरों श्रेणी में है। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा, भूमि वाली जो मुद्रा है लेटी हुई, वो किससे है, गुप्त काल से संबंधित है। किससे है, गुप्त काल से है। ठीक है, अगला है प्राचीन भारत में सारनाथ की, ये दोनों याद रखना है, भूमि स्पर्श वाली है वो गुप्त काल से है और खड़ी वाली है वो कुषाण काल से है। किससे, कुषाण काल से, खड़ी वाली। प्राचीन भारत में वह वंश जिसके शासन काल को स्वर्णयुग कहा जाता है। तो प्राचीन भारत का जो वंश है वो है गुप्त वंश। कौन है, गुप्त वंश को क्या बोलते हैं, स्वर्णयुग बोलते हैं। प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसमें जो गुप्त वंश आप पढ़ रहे हो ये क्या है, ये है स्वर्णयुग। क्या है, स्वर्णयुग इसे कहते हैं। राजवंश जो हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ, कौन सा राजवंश था, तो हूणों के आक्रमण से जो गुप्त हुए थे, गुप्त राजवंश हो गया था। भाग और बलि क्या थे, भाग और बलि राजस्व के स्रोत थे। क्या थे, राजस्व के स्रोत। अधोलिखित में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा कौन थी, स्वर्ण मुद्रा दीनार थी। गुप्तकाल में कौन थी स्वर्ण मुद्रा, दीनार। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा है, तो प्रारंभिक शाखा कौन सी है, सांख्य है, सांख्य। ठीक है, सांख्य के प्रतिपादक कौन है, कपिल हैं। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है, मीमांसा से। योग दर्शन पतंजलि का है। सांख्य दर्शन किसका है, कपिल का। सांख्य दर्शन किसका है, कपिल का है। किसका है, कपिल का, एसके। न्याय दर्शन किसका है, गौतम का है। न्याय दर्शन किसका है, गौतम का। और योग तो पता ही है आपको, पतंजलि क्या करवाते हैं, योग करवाते हैं। तो योग दर्शन किसका है, पतंजलि का। न्याय दर्शन याद करना, न्याय दर्शन किसका है, गौतम का। तो ऐसे याद कर लो कि न्याय के लिए कौन प्रसिद्ध थे, गौतम बुद्ध थे। तो न्याय दर्शन किनका हो जाएगा, गौतम बुद्ध का। सांख्य दर्शन किसका है, कपिल का है। सांख्य किसका है, कपिल का। भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में विभेद लक्षण है। तो वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, जो लोग वेदों की प्रामाणिकता में आस्था रखते हैं वो तो आस्तिक हैं, और जो आस्था नहीं रखते कि कुछ वेद नहीं है, वेदों का कोई मतलब नहीं है, वेदों का कोई अर्थ नहीं है, वो नास्तिक हैं। वैसे हम लोग वन वर्ड में पढ़ते हैं कि जो भगवान में विश्वास करता है वो आस्तिक है, और जो नहीं विश्वास करता वो नास्तिक है। वैसे ही जो वेदों में विश्वास करता है वो आस्तिक है, जो वेदों में विश्वास नहीं करता वो नास्तिक है। काम रूप में वैष्णव धर्म का लोकप्रिय बनाया। काम रूप में वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया था, तो शंकरदेव ने बनाया था। किसने बनाया था, शंकरदेव ने। बीज गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं कौन, भास्कर। और लीलावती किन की है, भास्कर की है। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नामक का नायक कौन है, अग्निमित्र है इसका। मालविकाग्निमित्र का अग्निमित्र, इसी में जुड़ा हुआ है अग्निमित्र, संधि विच्छेद करके देखो। कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है याज्ञवल्क्य में।
कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? याज्ञवल्क्य में। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किया था नारद ने। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किसने किया था? नारद ने। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी। पुंड्रवर्धन भुक्ति कहाँ अवस्थित थी? तो उत्तर बंगाल में थी। कहाँ पर थी? उत्तर बंगाल में। अगला है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था। गुप्त काल में किस बंदरगाह से? तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। कहाँ से? ताम्रलिप्ति बंदरगाह से भारतीय व्यापार संचालित होता था गुप्त काल में। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी संदर्भ प्राप्त होता है तो एरड अभिलेख से मिलता है सती प्रथा का। कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में श्रेणी का उल्लेख है, रेशम बुन करूँगा। किसका? मैं श्रेणी का उल्लेख है, रेशम बुन करूँगा। चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय था। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त की प्राग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? तो जहांगीर का। जो प्राग प्रशस्ति है उस पर किसका लेख मिलता है? जहांगीर का। वह गुप्त शासक जिसको पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया जाता है। अभिलेख जारी करने का मतलब गुप्तों में सबसे पहले जो अभिलेख जारी किया था वो समुद्रगुप्त ने किया था। किसने किया था? समुद्रगुप्त ने। ठीक है। हूणों पर विजय किसने प्राप्त की थी? तो स्कंदगुप्त ने। किसने प्राप्त की थी? स्कंदगुप्त ने। और शकों पर विजय किसने प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। शकों पर किसने विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त शासक जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है कौन है? समुद्रगुप्त। कौन है वो? समुद्रगुप्त हैं। ठीक, तो ये भी गुप्त काल खत्म हो गया। बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है? बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का? तो बृहद्रथ का। किसका किया है? बृहद्रथ। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ ही था। फायान कब आए थे? 399 से 414 ईस्वी में। हैनसांग कब आए थे? 629 से 645। इत्सिंग कब आए थे? 671 से 693। और अल मसूदी कब आए थे? 915 से 916। ये क्रम पूछा गया था कि क्रमानुसार बताओ कब कब कौन कौन आया है। ठीक है, सबसे पहले कौन आया फिर कौन आया। तो फायान, हैनसांग, इत्सिंग, अल मसूदी, ये इनका क्रम हो गया आने का। राजा जिनको जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना गया कौन थे? कौन कौन से राजा थे? तो गोपाल थे, नंदीवर्मन थे और पल्लव मल्ल थे। कौन थे? गोपाल, नंदीवर्मन और पल्लव मल्ल। अगला प्रश्न है स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त होती हैं। आर्यक स्तंभ की विशेषताएं किसमें प्राप्त होती हैं? अमरावती के स्तूप में। किसमें? अमरावती के में। वह स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषता मिलती है तो अमरावती और नागार्जुन कोंडा ये हैं। ठीक है, अमरावती और नागार्जुनी कोंडा। शासक जिसने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था प्रवरसेन प्रथम ने। 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। किसने? प्रवरसेन प्रथम ने। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ है? गुजरात में है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बिहार में। विक्रमशिला कहाँ पर है? बिहार में है। विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। किसने की थी? धर्मपाल ने। अगला है 6ठी 7वीं शताब्दी में मौर्य वंश कहाँ शासन कर रहा था? तो लाट में कर रहा था। कहाँ पर? लाट में। अगला है कदम्बों की राजधानी बनवासी स्थित है। कदम्बों की राजधानी क्या है? बनवासी है। बनवासी कहाँ पर है? तो गोवा में है। या राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजधानी और शासक मतलब कौन से किसने किस वंश की स्थापना की थी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कदम्बों की राजधानी बनवासी कहाँ स्थित है? गोवा में। कहाँ पर? गोवा में। प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम था तो द्रम था। प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम क्या था? द्रम था। अगला है मध्य प्रदेश के हरसूद शहर का निर्माण किया था। मध्य प्रदेश के हरसूद शहर का निर्माण किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने। याद रखो, इसे इंपॉर्टेंट है। जैसे जौनपुर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर को क्या बोलते हैं? सिराज ए हिंद। क्या बोलते हैं? सिराज ए हिंद। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहाँ पर किया था? तो एक कन्नौज में किया था, दूसरा प्रयागराज में किया था। तो दोनों याद रखोगे। किसने किए थे ये महान सम्मेलन? धार्मिक सम्मेलन किसने किए थे? हर्षवर्धन ने। कहाँ पर किए थे? कन्नौज, प्रयागराज में। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला देखेंगे। वह स्थान जहाँ पर शिल्प में विष्णु बराह का अवतार दर्शाया गया है। कहाँ पर? उदयगिरी गुफा विदिशा में। किनका अवतार है? विष्णु का बराह अवतार। मेहरौली के लौह स्तंभ लेख में उल्लिखित राजा का नाम क्या है? चंद्र है। मेहरौली का लौह स्तंभ क्या लिखा है उस पर? चंद्र लिखा है। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। भिक्षु, वे भिक्षु कौन थे? नागसेन थे। मिलिंद पन्हो में राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु का संवाद है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, मिलिंद पन्हो में राजा मिलिंद और नागसेन का संवाद है। ठीक। एलोरा की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों के लिए। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? मदुरई में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? मदुरई में।
यूपी पुलिस, एसएससी जीडी और वनडे एग्जाम कोई भी हो उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सीरीज। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया था महाबलीपुरम का नरसिंह वर्मन ने। किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन ने। इसमें पहला दूसरा सब याद रखना है। नरसिंह वर्मन प्रथम तो नहीं देती, ऑप्शन में प्रथम देती है और नरसिंह वर्मन दे देगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। केवल क्या देखना है? नरसिंह वर्मन। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो पल्लवों ने। किसने करवाया था? अगर शासक पूछ रहा है तो पल्लवों ने, ठीक है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने। किसने? चंदेल शासकों ने। अगला है हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है, तो कहाँ पर है? कार्ले में है हीनयान अवस्था का, ठीक है। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं केंद्र कहाँ पर है? कन्हेरी में। वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, कहाँ पर है? कन्हेरी में। जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है वो कहाँ पर है? कन्हेरी में, ठीक है। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं कहाँ पर है? कन्हेरी में, ठीक। सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ मिला है? कार्ले में। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था? धर्मपाल ने। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था? धर्मपाल ने। गंधार कला शैली का संश्लेषण है भारतीय तथा यूनानी कला में। भारतीय तथा यूनानी कला में। सांची के स्तूप के 4 तोरणों में से एक निर्माण सर्वप्रथम हुआ था दक्षिण में। कहाँ पर? दक्षिण में हुआ था। सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हैं स्थित है। सोनगिरी कहाँ पर है? दतिया में। दतिया कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है कहाँ पर? राजस्थान में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है? राजस्थान में। अगला है उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा नरसिंह देव प्रथम ने। किसने करवाया था? उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा नरसिंह देव ने। ये भी इंपॉर्टेंट है उड़ीसा वाला। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजा नरसिंह देव ने, ठीक। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य क्या है? तो तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से है गोपुरम का तात्पर्य, ठीक। भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर किस शैली में है? नागर शैली में। कौन सी शैली में? नागर में। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में है? नागर शैली में है। गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है एलिफेंटा। त्रिमूर्ति गुफा के लिए कौन विख्यात है? एलिफेंटा। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है कहाँ पर स्थित है? तो कांची में स्थित है भाई। ये कहाँ पर है? कांची में। जो एक चीज़ जो कुछ यूनिक है ना वो तो इम्पोर्टेंट है ही। अंकुर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ पर है? कंबोडिया में, पता ही है। भगवान विष्णु को समर्पित है, अंकुर वाट में है, कंबोडिया अंकुर वाट में, ठीक। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं का मंदिर कहाँ पर है? तो तिरुमल्ला पहाड़ी में है। कहाँ पर है? तिरुमल्ला पहाड़ी में। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसे जाता है? पल्लवों को जाता है। किन्हें जाता है? पल्लवों को। पल्लव शासकों ने ये एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए थे। अगला है चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? तो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा के शासनकाल में हुआ था। राणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है किसे? कैलाश मंदिर एलोरा को। किसे माना जाता है? कैलाश मंदिर एलोरा को स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है इसे। वह मंदिर जिसके परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। तो भारी भरकम जो विशालतम नंदी की मूर्ति है वो कौन से मंदिर में? बृहदेश्वर मंदिर में। किसमें है? बृहदेश्वर मंदिर में। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसने बनवाया था? पल्लवों ने। महाबलीपुरम का मंदिर किसने बनवाया था? पल्लव शासकों ने। वह शासक जहाँ राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियाँ निर्मित गुफा मंदिर स्थित है। कहाँ पर है ये? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है कहाँ पर है? दतिया में है। खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाए थे। किसने? चंदेल शासकों ने। कोणार्क मंदिर किसे समर्पित है? सूर्य को है। द्रविड़ शैली में बना शिखर किसका है? ग्वालियर का तेली मंदिर का। द्रविड़ शैली में बना ग्वालियर का जो तेली मंदिर है उसका शिखर किसमें बना है? तो द्रविड़ शैली में। किसमें बना है? द्रविड़ शैली में। अजंता की चित्रकारी क्या दर्शाती है? जातक कथाओं को। अजंता की जो चित्रकारी है वो किसे दर्शाती है? जातक कथाओं को। ये चीज़ याद रखनी है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? चंदेल शासकों ने। और महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने कराया है? पल्लवों ने। किसने? पल्लवों ने। बौद्ध, हिंदी व जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है कहाँ पर? एलोरा में। कहाँ पर? एलोरा में, ठीक है। मिलान वाला बता ही चुका, इंपॉर्टेंट है। स्तूप कहाँ है? सांची में। चित्रकारी बाग में। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति कहाँ है? मथुरा में। और दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़ में, ठीक है। दशावतार मंदिर कहाँ पर है? देवगढ़ में। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति कहाँ पर है? मथुरा में। चित्रकारी बाग और स्तूप सांची। अब हम देखेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के साहित्य एवं साहित्यकार, ठीक है। तो सही सुमेलित करना है।
रास पंचाध्यायी किसकी है? नंददास की है। चैतन्य भागवत किसकी है? वृंदावन दास की। चैतन्य मंगल किसकी है? जयनंदा की। और भक्ति रत्नाकर किसकी है? नरहरि चक्रवर्ती की। नरहरि चक्रवर्ती। रास पंचाध्यायी किसकी है? नंद दास की। चैतन्य भागवत वृंदावन दास की है। चैतन्य मंगल जयनंदा की है। और भक्ति रत्नाकर नरहरि चक्रवर्ती की है। ठीक है, ये पुस्तक हो गई, लेखक हो गए इंपॉर्टेंट। रागमाला किसकी है? पुंडरीक विट्ठल की है। रस कौमुदी किसकी है? श्रीकंठ की। राग विबुध किसकी है? सोमनाथ की। और चतुर्दंडी प्रकाशिका किसकी है? वेंकट रमन की। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट हैं पुस्तकें पूछी जाती हैं, कोई भी परीक्षा हो पूछ लिए जाते हैं ग्रंथ और उनकी रचयिता। अगला है चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ सुख सप्तति। क्या है? सुख सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा, तो किसने करा है? तो वो है ख्वाजा जिया उद्दीन नक्शवी। किसने? ख्वाजा जिया उद्दीन नक्शवी। मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाख दत्त की। ये आपको आती भी होगी, पढ़ी होगी। किसकी है? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। दर्शन और प्रचारक न्याय के कौन है? गौतम है। उत्तर मीमांसा बादरायण की है। पूर्व मीमांसा जैमिनी की है। और वैशेषिक किसकी है? कणाद की है। ठीक है, चरक संहिता अध्याय और खंडों में विभाजित है। चरक संहिता में 120 अध्याय हैं और 8 खंड हैं। कितने? 120 अध्याय और 8 खंड हैं। बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा निकाय से संबंधित है खुद्दक निकाय। थेरी गाथा से संबंधित क्या है? खुद्दक निकाय है। मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाख दत्त की है। बहुत इंपॉर्टेंट है मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त। 10 कुमार चरित किसकी है? दंडी की है। 10 कुमार चरित किसकी है? दंडी की। अगला है दी रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन है? तो W.A. फेयर सर्विस। कल्लहड़ की राज तरंगिणी को आगे किसने बढ़ाया था? जौनराज एवं श्रीवर ने। किसने आगे बढ़ाया था? जौनराज एवं श्रीवर ने। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन है? मनु है। कौन है? मनु। महाभारत मूलतः जानी जाती है किस नाम से? तो जय संहिता के नाम से। ये सब इंपॉर्टेंट हैं। कल्हड़ की राज तरंगिणी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें किसका? कश्मीर का इतिहास है। अब ये पूछना बंद होगा कि राज तरंगिणी किसकी है? कल्हड़ की है। किसका इतिहास है? कश्मीर का। अब पूछ रहा है इसे आगे किसने बढ़ाया? तो जौनराज एवं श्रीवर ने। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? जय संहिता के रूप में जानी जाती है महाभारत। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? हेमचंद्र। तो हेमचंद्र करते थे कुमारपाल की सभा को। ठीक है, हेमचंद्र किसकी सभा को करते थे? कुमारपाल की। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? भगवती सरस्वती हैं। किसकी? भोजशाला मंदिर की। मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता कौन थे? विज्ञानेश्वर से। कौन? विधिवेत्ता थे ये। जैन धर्म के अनुयायी कौन थे? हेमचंद्र सूरी। गीत गोविंद किसकी है? जयदेव की है। गीत गोविंद किसकी है? जयदेव। काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है किसने? भोज ने लिखी है। किसने लिखी है भाई? भोज ने लिखी है। भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी कौन थे? आर्यभट्ट थे। गौड़बाहो के रचयिता कौन है? बागपति हैं। गौड़बाहो के रचयिता कौन है? बागपति। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर क्या है? ब्रात्य क्षत्रियों का। मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर क्या है? ब्रात्य क्षत्रियों का। अगला है प्राचीन भारतीय विचारों में विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से व्याख्या किसने की है? तो मनु ने की है। मान सोल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना किसने की है? मान सोल्लास याद रखना है, सोमेश्वर तृतीय का है ये। मान सोल्लास सोमेश्वर तृतीय का ग्रंथ है मान सोल्लास। ठीक है, अब देखेंगे हम पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी। तो सर्ववर्मन असीरगढ़ ताम्रपत्र, ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख से संबंधित हैं, ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख से संबंधित हैं, और जीवित गुप्ता किससे हैं? जीवित गुप्ता द्वितीय देव बर्डाक अभिलेख से संबंधित हैं। अब चंदेल वंश का प्रथम शासक कौन था? तो नन्नुक था। कौन था? नन्नुक। होयसल वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक विष्णुवर्धन ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? होयसल वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक विष्णुवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई थी द्वार समुद्र। क्या बनाई थी? द्वार समुद्र। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वह थे तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे। तो गुर्जर प्रतिहार आएगा, पाल अलग है, गुर्जर प्रतिहार एक है और राष्ट्रकूट एक है। ठीक है, 3 थे त्रिकोणीय संघर्ष में जो उलझे हुए थे। कहाँ पर? कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने। गोविंद चंद घेड़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन बहार बनवाया था। कहाँ पर? सारनाथ में। कहाँ बनवाया था? सारनाथ में। हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था दंती दुर्ग ने। हिरण्यगर्भ किसने कराया था? दंती दुर्ग ने।
अगला है रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता था वैष्णव। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? वैष्णव। द्वार समुद्र किसकी राजधानी है? होयसल की। द्वार समुद्र राजवंश की राजधानी थी होयसल। पाल वंश के संस्थापक कौन हैं? गोपाल हैं। कदम राजाओं की राजधानी क्या है? बनवासी, जो कहाँ पर है? गोवा में है। कदम राजाओं की राजधानी क्या है? बनवासी है। अगला है समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक थे। कौन थे? क्षेमेंद्र। कौन थे? क्षेमेंद्र थे। चंदेल राजा, जिसका एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था, कौन है वो? यशोवर्मन। एक नए सम्मत चलाने का यश प्राप्त है किसे? लक्ष्मण सेन को। लक्ष्मण सेन ने भी एक सम्मत चलाया था। चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ, कौन है वो? विद्याधर है। जेजाग भुक्ति प्राचीनतम नाम किसका है? बुंदेलखंड। इनका जेजाग भुक्ति का प्राचीन नाम क्या है? बुंदेलखंड। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे किससे? चेदी वंश से। और खारवेल के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से। खारवेल के बारे में जानकारी किससे मिलती है? हाथी गुम्फा अभिलेख से। ठीक है। अच्छा ये बताओ, अशोक का कौन सा अभिलेख है जिससे ये जानकारी मिलती है कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ये मैं बता चुका हूँ। अगर आपने क्लास सही से पढ़ी है, क्लास देखी है, तो बताओगे कमेंट बॉक्स में। अशोक के किस अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? चलिए ठीक है। अब विक्रमशिला विहार का निर्माण करवाया था धर्मपाल ने, कितनी बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है बहुत। धर्मपाल ने विक्रमशिला विहार का निर्माण कराया था। राणा कुंभा ने संगीत पर ग्रंथ लिखा था, क्या? संगीत राज। क्या लिखा था? संगीत राज। विविध में देखेंगे। और ये प्राचीन भारतीय इतिहास का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास का लास्ट टॉपिक है। हम एक एक टॉपिक, जैसे प्राचीन एक क्लास में, फिर मध्यकालीन एक क्लास में, और आधुनिक भारत एक क्लास में, ऐसे करके कवर कर लेंगे। ठीक है। वह प्रास्थल जहाँ सुपारी के 2 कार्बनीकृत बीज पाए गए, वो क्या है? बटगल। सुपारी के 2 कार्बनीकृत बीज पाए गए, कहाँ से? बटगल से। अब एक तरफ शासक हैं, दूसरी तरफ राजवंश है। तो गोविंद तृतीय किससे है? राष्ट्रकूट वंश से। वत्सराज किससे है? गुर्जर प्रत्यार वंश से। देवपाल किससे है? पाल वंश से। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने। नरसिंह वर्मन प्रथम किससे है? पल्लव वंश से। ठीक है, पल्लव वंश से है। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? पल्लवों ने। और खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? चंदेल शासकों ने। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है क्या? अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। कबीर की समाधि कहाँ पर है? कबीर की समाधि कहाँ पर है? मगहर में। कहाँ पर है कबीर की समाधि? मगहर में। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। गोविंद देव मंदिर कहाँ पर है? वृंदावन में। और बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? कुशीनगर में। ठीक है, बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? कुशीनगर में। ये इंपॉर्टेंट है। परमार का राज के चिन्ह क्या था? सूर्यदेव। परमार का राज के चिन्ह क्या है? सूर्यदेव। मलय केतु का बराह है। चंदेलों का राजलक्ष्मी है। और गुर्जर प्रत्याहार का क्या है? भगवती है। क्या है? भगवती। एक तरफ बिहार है, दूसरी तरफ राजा हैं। जगदल बिहार किसने बनवाया? रामपाल ने। विक्रमशिला बिहार किसने बनवाया? धर्मपाल ने। सोमपुर बिहार धर्मपाल ने। और सलवन बिहार किसने बनवाया? ऋषभदेव ने। श्री भवदेव ने। किसने? श्री भवदेव ने। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप मिलान करने के लिए उसे। खसरा नामक दस्तावेज से क्या आशय है? राजस्व संबंधी एक दस्तावेज है। क्या? खसरा। राजस्व संबंधी दस्तावेज है खसरा। सामान्यतः पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के साथ पहचान की जाती है, कौन सी है? पुराना किला, दिल्ली। तो ये आपका प्राचीन भारत का इतिहास यहीं पर समाप्त होता है। कल की क्लास में हम देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, थोड़ी जल्दबाजी तो रही होगी क्लास में, आप इसे रोक रोक के पढ़ सकते हो अच्छे से। 1 लाइनर प्रश्न है और बहुत ही उपयोगी होंगे। कोई भी परीक्षा हो, चाहे CHSL हो, जहाँ पर भी GS आती है, वहाँ के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी। ठीक, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और कल की क्लास में फिर मिलते हैं। और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास। क्या पढ़ेंगे? मध्यकालीन इतिहास। ठीक, कोशिश करेंगे कल की क्लास में पूरा ये कंप्लीट हो जाए मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार व्यक्त करता हूँ, आपका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।